seat. रुद्र के धमकाने पर प्रत्यक्षा ने जवाब देते हुए कहा, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे और बुरा अंजाम तो अब तुम्हारा होगा। जब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया है, बेचा गया है, खरीदा गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, तो मैं क्यों ना बोलूं? इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। मैं आप सबसे इंसाफ मांगती हूँ। पंचायत का काम है इंसाफ दिलाना, तो फिर मुझे इंसाफ दिलाएं। प्रत्यक्षा के ऐसा बोलने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। ये बताओ बिटिया, किसने की तुमसे शादी? प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ इशारा करते हुए सरपंचों से गिड़गिड़ाने लगी। इसे सजा दीजिए। इस इंसान ने, जिसने मुझे आप सबके सामने जानवर की तरह बांध रखा है, इसी ने मेरी इज्जत लूटी और फिर शादी की। प्रत्यक्षा की बात सुनकर जहां एक तरफ भीड़ में हलचल मची हुई थी, वहीं सरपंच आपस में चर्चा करने लगे थे। वहीं प्रत्यक्षा अभी भी चुपचाप 2 दिन की भूखी प्यासी बेबस होकर इंसाफ की उम्मीद लगाए खड़ी थी। उधर किरण अम्मा ने फैसला पूरी तरह से पंचायत के पंच प्रधानों पर छोड़ दिया था और फिर सरपंच वहां खड़ी भीड़ से कहने लगा, गांव वालों, अब सब शांत हो जाइए। तो मामला यह था कि गांव की एक जवान बिटिया 2 दिन से घर से गायब थी और अचानक से ही देखो शादी के जोड़े में दिख रही है। ये देखो इसको। ये लड़के की हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा इसके साथ। और अब नए मामले सामने आए कि इसको अगवा किया गया था, इसका बेचना खरीदना हुआ होगा और अब शादीशुदा भी है। तो अब फैसला ले लिया गया है और फैसला ये है कि ये दुश्मन गांव का आया हुआ लड़का जो लड़की के पीछे खड़ा है, उसने ही इससे शादी की होगी और इसी को खरीदा भी होगा। और अब हम सब चाहते हैं कि फैसला होने से पहले प्रत्यक्षा अचानक ही जमीन पर गिर गई। कमजोरी और धूप की वजह से प्रत्यक्षा चक्कर खाकर जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। प्रत्यक्षा काफी घंटे बेहोश रही, लेकिन उसे अब होश आने लग गया था। जैसे ही उसने आंखें खोली जाई, उसके सिर में जोर का दर्द शुरू हो गया। प्रत्यक्षा को शायद किसी ने सहारा दिया हुआ था, लेकिन उसके कानों में कुछ आवाज सी पड़ रही थी। प्रत्यक्षा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा एक झटके के साथ अचानक से होश में आई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जजमान, अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने पाया वो शादी के मंडप के पास बैठी हुई थी। उसने जैसे ही सर उठाकर देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके सर पर चुनरी पड़ी हुई थी, हाथ अभी भी बंधे हुए थे, साथ ही उसके सर पर बड़ी चुनरी का गठबंधन हुआ था। प्रत्यक्षा को संभाल कर उसकी भाभी बैठी हुई थी। जब प्रत्यक्षा छटपटाने लगी तो भाभी हितिका ने रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, बिटिया, ऐसा ना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। इस लड़की के हाथ पैर जरा ढंग से पकड़ के रखना, इस बार उड़ने न पाए। प्रत्यक्षा ने देखा कि 2 हाथ बढ़ते हुए प्रत्यक्षा के गले की तरफ मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे। प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खुद को उस मंगलसूत्र से दूर करते हुए खींचातानी शुरू कर दी। लेकिन कमजोर प्रत्यक्षा कितनी देर तक छटपटा थी और फिर उन हाथों ने प्रत्यक्षा को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती ही उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अब ब्याह की अंतिम विधि पूरी की जाएगी। सिंदूर को अपनी अनामिका उंगली से उठाइए और कन्या की मांग में भरिए। प्रत्यक्षा छटपटाई जा रही थी और साथ ही चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी प्रत्यक्षा के घूंघट को उठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा। प्रत्यक्षा अपनी घबराई हुई नम आंखों से उस हाथ को देख रही थी और फिर एक चुटकी सिंदूर को उसकी मांग में लगाया गया। प्रत्यक्षा अब जान चुकी थी कि यह किसी रिश्ते की नहीं बल्कि अनर्थ की शुरुआत है। प्रत्यक्षा की मांग जिसने भरी थी वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। पंचों के आदेश पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के साथ बेहोशी की हालत में एक बार फिर शादी की। जिस इंसान ने उसकी इज्जत लूटी थी, उसी से प्रत्यक्षा का रिश्ता जोड़ा गया था। प्रत्यक्षा एकदम से शांत हो गई, जैसे किसी सदमे में चली गई हो। उसके परिवार ने उसे मुजरिम समझकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तभी प्रत्यक्षा को पंडित जी की आवाज आई और वो सदमे से होश में आई। ब्याह संपन्न हुआ। आज से ये दोनों पति पत्नी हुए, दोनों ही ठाकुर परिवार अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हैं और संबंधी हो गए हैं। कोई जरूरत नहीं है हमारे आशीर्वाद की। हमारा काम था न्याय दिलाना और सजा देना, दोनों ही काम पूरे हुए। इस इज्जतदार गांव में इज्जत को ही ऊपर रखा जाता है। इस लड़की की तो इज्जत अब रही नहीं, इसको ससुराल वाले लेकर जा सकते हैं। जब रुद्र आगे बढ़ा तो उसका दुपट्टा फंस गया, इससे उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा। प्रत्यक्षा चुपचाप खड़ी थी। कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में ऐसी जंजीर बन जाते हैं जिससे सिर्फ दम घुटता है और लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं।
रितिका रुद्र की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रत्यक्षा का रिश्ता आखिर किस खानदान में जुड़ा था। शादी के बाद विदाई की रस्म हुई, लेकिन प्रत्यक्षा को विदा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। रुद्र गुस्से में प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था। रुद्र की जीप सामने खड़ी थी। रुद्र ने उसमें प्रत्यक्षा को बैठा दिया और फिर वहीं से उसे लेकर निकल गया। प्रत्यक्षा खुद में इतनी उलझी हुई बैठी थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। तभी जीप रुकी और रुद्र नीचे उतरा और बिना प्रत्यक्षा को जीप से उतारे आगे बढ़ गया कि तभी एक भारी भरकम जोरदार आवाज ने रुद्र के कदमों को रोक दिया। नई बहुरिया ला रहे हो? हमारे नारायण महल की चौखट को अकेले न लांघो। गृह प्रवेश होगा पहले, खड़े रहो चुपचाप वहीं। प्रत्यक्षा के कानों में ये सभी बातें पहुंच रही थी, लेकिन वो अभी भी सहमी हुई थी। इस पर रुद्र गुस्से में वापस आया और उसने प्रत्यक्षा के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अब से इतना ध्यान रखना कि अपने कान आंख खोले रखना और वो हमेशा के लिए बंद रखना। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसा वैसा करती रहो। प्रत्यक्षा बस लाश की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कहीं और ही खोई हुई थी। वही चौखट पर ठीक सामने ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर नारायण सिंह चौहान, जिन्हें रुद्र के गांव के लोग बाबा साहब कहकर बुलाते थे। अरे भाई, बहुरिया के स्वागत की तैयारियां करो। रस्म पूरी करनी है कि नहीं? हुक्म मिलते ही नौकरों ने जल्द से जल्द इंतजाम किया। एक कलश रखा गया जिसमें चावल के दानों को भर के फूलों से सजाया गया। लाल रंग से भरी हुई एक थाली रखी गई जिसमें से चलकर प्रत्यक्षा को गृह प्रवेश करना था, लेकिन कमजोरी के कारण उसके पैर जमीन पर मजबूती से नहीं पड़ रहे थे। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा को जमीन पर उतारा, प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। लगता है मरी हुई चिड़िया जैसी हमारी बहुरिया। सहारा दो अपनी दुल्हन को। प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। सभी लोग प्रत्यक्षा का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रत्यक्षा अपने पांव से कलश को गिराकर महल में कदम रखेगी, लेकिन प्रत्यक्षा खामोश खड़ी थी। इस पर रुद्र ने आंखें फैलाते हुए प्रत्यक्षा पर जोर से चिल्लाया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है? अब एक कदम आगे बढ़ाओ और कलश गिराओ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की कमर को जोरों से पकड़ा और प्रत्यक्षा के पांव को कलश पे मार दिया। और बहरी हो गई हो क्या, जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है? प्रत्यक्षा डरी हुई सी लाल रंग में रखे हुए कदमों के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। बाबा साहब इस नजारे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग अपना काम कर दिए हो ना? ये कि नहीं जो हमने बोला था? हाँ मालिक, जैसा बताया आपने वैसा ही किया है। रुद्रा, ऊपर जा कमरे में बहुरिया को लेकर। थक गई होगी बेचारी। रुद्र ने ऐसा ही किया। वो प्रत्यक्षा को एक कमरे में लेकर गया। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, लेकिन रुद्र गुस्से में आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा को सजे हुए बेड पर जोर से फेंकते हुए प्रत्यक्षा से दांत पीसते हुए कहने लगा, तो आज सुहागरात है हमारी, जानती हो ना तुम ये? प्रत्यक्षा सुहागरात शब्द सुनते ही खुद को संभालते हुए बेड पर सिमट सी गई। रुद्र बेड पर धीरे से चढ़ते हुए प्रत्यक्षा को गुस्से में घूर रहा था। उसने प्रत्यक्षा का एक पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया। बेड पर सहमी हुई प्रत्यक्षा रुद्र को इतने ज्यादा करीब देखकर अपनी आंखें नीचे किए बैठी थी। रुद्र ने उसके गालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए दांत पीसते हुए धीरे से कहा, आंखें खोलो अपनी और देखो क्या किया तुमने। प्रत्यक्षा उसकी आवाज से थर्राकर जोर जोर से रोने लगी। प्रत्यक्षा को रोता हुआ देख रुद्र आसपास की चीजों को जमीन पर फेंकने लगा। उसने दीवार पर अपना हाथ मारते हुए प्रत्यक्षा की तरफ गुस्से से देखा। दीवार पर खून के धब्बे लग गए थे। रुद्र अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए कहने लगा, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि असली जन्नम होता क्या है। अब से हर एक चीज के लिए तू ही जिम्मेदार होगी। रुद्र एक बार फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्षा के बेड पर बैठा और फिर प्रत्यक्षा के सिर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। रुद्र ने जैसे ही अपने कुर्ते का बटन खोला, प्रत्यक्षा रुद्र से गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगा, मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। कुछ नहीं बिगाड़ा? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा? आज सुहाग के बेड पर बैठी है तू और तेरा पति मैं हूँ और तू कह रही है कि तूने कुछ मेरा नहीं बिगाड़ा। तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जैसा भी कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तो तुम मेरी बातें मानोगी? अगर कहो
कि अपने कपड़े उतारो तो। इसको छोड़कर इसे छोड़कर जो कहोगे सब मानूंगी, वादा करती हूँ। मुझे मरी हुई लाशें पसंद नहीं है। मेरे मन में तो आ रहा है कि तुम्हारा गला दबाकर पति किस्सा यही खत्म कर दूं, पर क्या ही मजा आएगा फिर। तभी खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ घूर के देखा। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने रोने की आवाज को दबा लिया। रुद्र ने प्रत्यक्षा के घूंघट को आगे की तरफ खींचते हुए उसका रोता हुआ चेहरा छिपा दिया और फिर पूछने लगा, कौन है? रुद्र मालिक, बाबा साहब ने खाना भिजवाया है बहू रानी के लिए, आप दोनों खा लीजिए। रुद्र ने उंगली दिखाते हुए प्रत्यक्षा को चुप रहने का इशारा दिया और फिर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। सामने एक नौकर एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर खड़ा हुआ था। बहुरिया के लिए और आपके लिए बाबा साहब ने खाना भिजवाया है। रुद्र ने उसके हाथों से खाना ले लिया। यहाँ आसपास जितने भी नौकर पहरा दे रहे हैं सबको बोलो कि इस कमरे के आसपास भी न भटके। आज इस जगह पर कोई नहीं रहेगा, जाओ यहाँ से। रुद्र की बात सुनते हुए वो नौकर वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन प्रत्यक्षा इस बात को सुनकर और डर गई। वहीं रुद्र खाने की थाली को लेकर प्रत्यक्षा के पास उसके बेड पर बैठ गया और फिर खाने की थाली को प्रत्यक्षा की तरफ सरका दिया। बिना नखरे और नाटक दिखाए इसे अभी खत्म करो। लेकिन प्रत्यक्षा बस कांपी ही जा रही थी। इसे खाती हो या फिर बताओ मैं तुम्हें? ये पूरा खाना खत्म होना चाहिए अभी के अभी। रुद्र के चिल्ला प्रत्यक्षा ने जल्दी से अपनी घूंघट को हटाया और फिर अपने कांपते हुए हाथों से खाना शुरू किया। वो खाना खाते हुए उसे अपने ऊपर और बिस्तर पर गिरा रही थी। काफी समय के बाद प्रत्यक्षा ने खाना खाया था। हमारे घर के जानवर भी वक्त पर खाना खा लेते हैं, तो आज के बाद जितना कहूं उस हिसाब से काम करना। उधर पानी रखा है, पियो उसे। प्रत्यक्षा ने जल्दी से पानी को उठाकर पानी पी लिया। मरी हुई मछली का शिकार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमारी सुहागरात बनेगी, क्योंकि आज का ये दिन तो खास पति पत्नी के लिए होता है ना। बस मुझे 1 मिनट लगेगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। जब वापस आऊं ये सुहाग की सेज और भी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। तो खुद को तैयार कर लो और इस खाने को समेट कर किनारे करो। इतना कहकर रुद्र उठकर कमरे से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा ने इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र के कमरे से बाहर निकलते हुए जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और कड़ी लगा दी। बंद दरवाजे के साथ अब प्रत्यक्षा कमरे में अकेली थी। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और जमीन पर बैठकर खुद को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुमने मुझे ये सजा दी? मेरी ही बलात्कारी के साथ मेरी शादी करा दी गई। ये कैसा इंसाफ है? प्रत्यक्षा जमीन पर ही पड़ी हुई आंखें बंद करके कब बेसुध हो गई उसे पता ही नहीं चला। प्रत्यक्षा की आंख सुबह के शोर से खुली। वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। प्रत्यक्षा अचानक से ही घबरा कर उठ गई और आसपास देखने लगी। उसने देखा कि उसने अभी तक शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। मैं तो कल जमीन पर सोई थी। दरवाजा तो मैंने खुद से ही बंद किया था। इसे खोला किसने? आप जाग गई हैं का? जब जाग जाइएगा तब दरवाजे पर रखे हुए ये कपड़े पहन तैयार हो जाइएगा और नीचे आ जाइएगा। बाबा साहब बुला रहे हैं आपको। प्रत्यक्षा ने दरवाजे पर देखा तो वहां 2 साधारण सी साड़ियां थी, कुछ चूड़ियां थी, गहने थे, साथ ही 2 सूट और दुपट्टे थे। थोड़ी देर बाद प्रत्यक्षा धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो सीढ़ियों पर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे ठाकुर नारायण सिंह नौकरों को डांट रहे थे। कैसे हुआ ये सब? तुम लोगों को तो गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे गांव में दौड़ाऊंगा जो आगे से ऐसा कुछ हुआ तो। अब जाओ यहाँ से, हमारे सर पे खड़े ना रहो। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को देखते ही उसको अपने पास आने के लिए कहा। ए बहुरिया, देख, एक बात अच्छे से समझ ले। तुम्हारे घर माँ का होता था, कैसा होता था और काहे होता था, इन सबको यहाँ लेकर ना आना। अगर इस घर को अपना मानेगी तो ये घर भी तुमको अपना मानेगा। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए तो भूल जाना कि तुम पे रहम होगा। बाहर पूजा का इंतजाम हो रहा है, थोड़ी देर में सर ढक कर आ जाना। 4 दीवारी में जैसा रहना है रह लेना, लेकिन दीवार के बाहर मर्यादा और संस्कार। प्रत्यक्षा चुपचाप से बाबा साहेब की बातें सुनकर वापस जाने लगी। और हाँ, अगली बार से बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेना मत भूल जाना। प्रत्यक्षा ने बात सुनते ही अपने मन में सोचा, आशीर्वाद? कैसे लूं उस इंसान से आशीर्वाद जिसने अपने बेटे को किसी की इज्जत से खेलना सिखाया हो? थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होते ही बाबा साहेब के कहने के हिसाब से
उसने अपने सिर को ढक लिया। लेकिन प्रत्यक्षा जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पंडित जी बैठे हुए थे। पूजा हवन का इंतजाम हुआ था और आसपास सारे ही नौकर खड़े थे, लेकिन वहां सिर्फ मर्द ही मर्द थे। प्रत्यक्षा ने घूंघट के अंदर से चारों तरफ देखा, वहां एक भी औरत नजर नहीं आई। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से आगे बढ़ी और जाकर पूजा की जगह पर बैठ गई। बड़े मालिक, महल के बाकी लोग पूजा में शामिल नहीं होंगे का? नहीं, हमारे सारे ही नालायक बच्चे बाहर गए थे, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। लेकिन महल से सारे ही लोग मौजूद हैं। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, सब हमारा परिवार है। हाँ मालिक, ये बात तो पूरा गांव जानता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सभी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दुल्हन के साथ अकेले पूजा नहीं हो सकती है। इस शुभ कार्य में दुल्हन के पति का यहाँ होना भी बहुत जरूरी है। अरे आ जाएगा वो भी, तब तक आप बहुरिया की शुद्धि कर दीजिए। इस पर पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पंडित जी ने कुछ मंत्रों के साथ प्रत्यक्षा के हाथ पर कुछ फूल रखे और अक्षत रखते हुए उस पर जल डाला। फिर कहने लगे, दुल्हन, अब से आपका जीवन इस घर से बंध गया है, अर्थात आपकी शुद्धि हो गई है। ये नारायण महल का रिवाज है कि नए सदस्यों का अपना सब कुछ पीछे छोड़कर ये महल का होना पड़ता है। अब से आप ये महल की हुई। अब आप दोनों मिलकर आहुति दें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। प्रत्यक्षा सब कुछ खामोशी से सुन रही थी और बताए जाने पर सारी ही विधियां पूरी कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्रत्यक्षा के होश उड़ गए। पूजा महल के बाहर बने एक आंगन में हो रही थी। सभी लोग वहीं मौजूद थे कि तभी खून से लथपथ एक आदमी सभी के सामने गिरा। वो दर्द से कर्रा रहा था। जैसे ही प्रत्यक्षा ने उसे देखा, प्रत्यक्षा डर के कारण चीख पड़ी और पूजा से उठकर पीछे की तरफ भागी। प्रत्यक्षा जैसे ही भागी, बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बेहद प्यार से बोले, ए बहुरिया, ना 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 ना, इतना डर काहे रही हो? ये सब तो यहाँ रोज देखने को मिलेगा। प्रत्यक्षा ने डर से हाँफते हुए उस सामने पड़े आदमी की तरफ उंगली उठाते हुए बाबा साहेब से कहा, ये आदमी? अरे मेरी बिटिया, कहाँ ये आदमी को देख रही हो? तुमको तो सामने देखना चाहिए कि इका लाया कौन है। प्रत्यक्षा ने कांपते हुए जब धीरे से नजर घुमाकर देखा तो पाया कि उस आदमी को सबके सामने पटकने वाला रुद्र ही था। रुद्र के कुर्ते पर खून ही खून लगा हुआ था और उसके हाथ भी खून में भरे हुए थे। प्रत्यक्षा रुद्र को इतनी भयानक हालत में देखते हुए खुद का हाथ बाबा साहेब के हाथ से खींचकर छुड़ाने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं रहना इस जगह पर। मुझे, तुम सब जंगली हो, किसी का भी खून कर देते हो। मुझे नहीं रहना यहाँ। देख बहुरिया, मर्जी से रह या जबरदस्ती, लेकिन अब तो तुमको यही रहना है, इसी महल के अंदर, इसी परिवार के नीचे, अपने पति के साथ। प्रत्यक्षा को प्यार से समझाते हुए ही बाबा साहेब अचानक से प्रत्यक्षा पर ही गरज उठे। अब जाकर बैठो पूजा में, अभी इसी वक्त। और आज के बाद यही नारायण महल के अंदर बसेगी तुम्हारी दुनिया। ध्यान से देखो यहाँ एक एक आदमी का चेहरा बहुरिया। अब से यहाँ खड़ा सब लोग है तुम्हारा परिवार। बाबा साहेब की गरजते ही प्रत्यक्षा जल्दी से जाकर पंडित जी के पास बैठ गई और रोते हुए ही सहमी आंखों से रुद्र की तरफ देखने लगी। मालिक, मुहूर्त निकल जाए इससे पहले दुल्हन के पति को तो बुलाइए। मुहूर्त वही है जिसमें हम काम करने को बोले, तो विधि से पहले कुछ कर्म कर लिए जाएं, फिर करते हैं पूजा। बाबा साहेब ने रुद्र की तरफ इशारा किया और रुद्र इशारा पाते ही उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी बाबा साहेब से अपनी जान की भीख मांग रहा था। हमको जाने दो, गलती हो गई हमसे कि हमने आपकी बात नहीं मानी मालिक, गलती हो गई, पाप हो गया था हमसे मालिक, पाप हो गया था, जाने दो मालिक, जाने दो। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस आदमी ने सामने बैठे प्रत्यक्षा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, इनसे बोलो ना कि मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे, उनका क्या होगा मेरे बाद? मालिक, हमको जाने दो मालिक। वो आदमी प्रत्यक्षा से मदद मांगते हुए उसकी तरफ जमीन पर घिसटते हुए जा रहा था और प्रत्यक्षा अपने हाथ पैर समेटे हुए उस आदमी को घूरते जा रही थी। तभी रुद्र आगे बढ़ा और उसने उस आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका सर ऊपर की ओर खींचा और उसकी गर्दन मोड़ दी। उस आदमी की सांसें अचानक से ही थम गई। उसकी लाश प्रत्यक्षा के ठीक सामने पड़ी हुई थी। अब
प्रत्यक्षा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब तुम लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि कचरे का करना क्या है। नौकर भाग कर गए और उस लाश को उठाकर वहां से ले गए और तुरंत ही कुछ और नौकरों ने पानी डालते हुए वहां साफ सफाई शुरू कर दी और खून के दाग मिटा दिए। रुद्रा, चला 5 मिनट में आजा पूजा के लिए। संत महात्माओं को रुका के नहीं रखते हैं। रुद्र ने बात सुनते ही अपने कुर्ते को निकाल दिया और वहीं पास रखे पानी के मटके को उठाकर खुद पर डाल दिया और नौकर के कंधे से एक गमछे से खुद को ढकते हुए आकर प्रत्यक्षा के पास बैठ गया। रुद्र के प्रत्यक्षा के पास बैठते ही पंडित जी चौंक गए और हैरानी से बाबा साहब की तरफ देखने लगे। अरे पंडित जी चौंके नहीं, रुद्रा ने ही दुल्हन से ब्याह किया है। यही है एक दुल्हा। चलो, ईश्वर की कृपा है कि रुद्र ने अपना फैसला तो बदला। अब जाकर मालिक, आपके महल में लक्ष्मी मैया का प्रवेश हुआ है। चलिए, कोई औरत तो आई नारायण महल में। प्रत्यक्षा ने हैरानी से पंडित जी को देखा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू की और फिर यहाँ पूरी करवाने लगे। अब दुल्हन अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखे और दोनों ही ईश्वर के चरणों में आखिरी आहुति एक साथ दे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। प्रत्यक्षा डर से पूरी तरह कांप रही थी। उसने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखा। इस पर रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा के हाथ को नीचे से ही अपने हाथों में जकड़ते हुए उसके हाथों को कांपने से रोक दिया। प्रत्यक्षा रुद्र के हाथ में अपने हाथ को जकड़ा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर गई। उसके दिमाग में अभी भी उस आदमी की मौत घूम रही थी। पूजा जल्दी ही समाप्त हो गई। प्रत्यक्षा वहां से उठी और वापस महल के अंदर जाने लगी, लेकिन रुद्र जोर से चिल्लाया, रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ। प्रत्यक्षा रुद्र की आवाज से डर गई। इस पर रुद्र धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा और उसने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया। समझ नहीं आता, आजकल हवेलियों में संस्कार सिखाए जाते हैं या नहीं। इतना कहकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के सिर को पीछे की तरफ से पकड़ा और फिर उसके सर को बाबा साहब के पैरों के पास झुकाते हुए उसे पैरों को छूने का इशारा किया। प्रत्यक्षा को मजबूरी में बाबा साहब का आशीर्वाद लेना पड़ा। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे, एक दूसरे की परछाई बनकर जीना तुम दोनों। इस पर प्रत्यक्षा जल्दी से अपने हाथों को रुद्र के हाथों से अलग करते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। बाबा साहब जानते थे कि प्रत्यक्षा सामने हुई हत्या देखकर डरी हुई थी। अरे लड़के, बहुरिया भी नहीं है, अपने महल में रहकर उसे ये आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे इसे भी खून के धब्बे सुंदर लगने लगेंगे, हम सब की तरह। हमारे रंग ढंग में ढलने में इनका थोड़ा समय तो लगेगा। और बहुरिया तुम परेशान ना हो, जाकर आराम कर लो। बाबा साहब की बात सुनने के बाद प्रत्यक्षा वहां से एक बार फिर से महल के अंदर जाने लगी। रुक जाओ, वहां कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही थी मैं। क्यों, क्या हुआ? अब तो आशीर्वाद भी ले लिया। जहाँ कल गई थी वो बाबा साहब के एहसानों की वजह से गई थी। मैं वहां नहीं रहता, बाकी तुम देख लो तुम्हें कहाँ रहना है। और बाबा, मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बताइएगा। प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र वहां से महल के अंदर जाने के बजाय हाथ से बनाई गई एक मिट्टी की झोपड़ी में जाने लगा, जो कि महल के अंदर बागीचे के पास में बनी हुई थी। वो झोपड़ी देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे वहां कोई बागीचे का माली रहता हो। झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी। उसके बाहर पानी पीने के लिए और हाथ पैर धोने के लिए एक मटकी रखी गई थी। रुद्र ने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। एक के बाद एक प्रत्यक्षा के सामने अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। बहुरिया, तुम्हारा पति महल में नहीं रहता, वो उस झोपड़ी में रहता है। लगता है तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा। वैसे जितने दिन चाहो महल में रह सकती हो, कोई तकलीफ नहीं हमें। महल तो महल के परिवार के लिए खुला ही रहता है। इतना कहकर बाबा साहब अपने सभी नौकरों के साथ महल के अंदर चले गए, लेकिन वहीं पास में एक नौकर खड़ा हुआ था। दुल्हन, अभी आप नई आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। आखिर आप इस महल में आने वाली पहली औरत है, यानी कि पहली दुल्हन। हाँ, यहाँ कोई औरत क्यों नहीं है? सब जगह मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे हैं। ये पहली औरत का क्या मतलब है?
मतलब काफी सालों के बाद में इस महल में पहली बार कोई औरत ब्याह के आई है, वरना तो ठाकुर परिवार में अभी कोई शादीशुदा नहीं है। ठाकुरायन मालकिन जब से गई है तब से तो इस घर में मर्दों ने शादी नहीं की। लेकिन ये रुद्र झोपड़ी में क्यों रहता है? दुल्हन, रुद्र के बारे में हम सब ज्यादा बात नहीं करते। बस इतना जान लो कि बाबा साहेब का दाहिना हाथ है रुद्र। बाबा साहेब ने बचपन से ही उसे खून खराबे के बीच बड़ा किया है, तो अब रुद्र आपके पति है। आप खुद ही उनसे पूछ लेना सब कुछ। इतना कहते हुए वो नौकर वहां से चला गया। इस पर प्रत्यक्षा अभी भी वहीं खड़ी थी। वो एक बार महल के अंदर देखती तो दूसरी तरफ उस झोपड़ी को देखती। मुझे तो लगता था कि ये रुद्र बाबा साहेब का बेटा है, लेकिन शायद ये उनका बेटा नहीं, इन्हीं बाकी लोगों की तरह नौकर है बस। अब इस झोपड़ी में कैसे रहूंगी मैं, वो भी उस जानवर के साथ? जहन्नुम यही होता है शायद। प्रत्यक्षा अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीमे कदम से झोपड़ी की तरफ बढ़ी। रुद्र ने जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर लगाकर पास में एक चूल्हे पर कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, जिसमें शायद कुछ पक रहा था। रुद्र पास में ही बने एक छोटे से मंदिर के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। अब भगवान के सामने ध्यान लगा रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा संत महात्मा हो। इसके जैसा दोगला इंसान और कहाँ होगा। प्रत्यक्षा धीरे से आगे बढ़ी। उसने देखा कि जमीन पर जो बिस्तर लगा था वो सिर्फ एक इंसान के लेटने के लिए ही था। पास ही एक टेबल पर कपड़े रखने की व्यवस्था थी, लेकिन वो कपड़े सिर्फ रुद्र के थे। प्रत्यक्षा जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी, उसके पांव में बंधी पायल के घुंघरू से उस खामोश झोपड़ी में एक शोर सा होने लगा था। प्रत्यक्षा का इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया, लेकिन रुद्र जो कि ध्यान में बैठा हुआ था, प्रत्यक्षा की पायलों की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। प्रत्यक्षा झोपड़ी को बेहद ध्यान से देख रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुद्र ध्यान में बैठा हुआ था। प्रत्यक्षा के पैरों में बंधी पायल की आवाज के शोर से रुद्र का ध्यान टूट गया। तुम बिना मेरी इजाजत के अंदर कैसे आई? अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो जाकर, ये मेरा घर है और यहाँ तुम नहीं रह सकती। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को खामोश देखा तो गुस्से में और बड़बड़ाने लगा। तुम अगर से पैदल हो क्या? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जहाँ मन चाहे वहाँ जाओ, पर इस जगह नहीं रह सकती तुम। ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ। मुझे दूसरे लोग मेरे घर के अंदर पसंद नहीं। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात को सुनते हुए अपनी नजरें फेंकी और फिर पास ही पड़े घास फूस के बने स्टूल पर चुपचाप बैठ गई। कि क्या बदतमीजी है, निकले यहाँ से। बाबा साहिब ने बोला था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। रुद्र कुछ देर तक खामोशी से प्रत्यक्षा को देखता रहा। क्यों? बाबा साहब ने बोला तो उनके पास रहो जाकर, ना कि मेरे पास। या फिर तुम्हें मेरी बीवी बनने का मन करने लगा? अब बीवी के नाम से प्रत्यक्षा ने अचानक से ही चौंकते हुए रुद्र को जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं बनना। वो बाबा साहब ने बोला कि मुझे यहीं रहना है, और वैसे भी उन्होंने कहा ये मेरा घर है। मतलब मैं और कहाँ जाऊँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं। मेरे घर से बाहर निकलो बस। प्रत्यक्षा धीरे से खड़ी हुई और फिर झोपड़ी से जाने के लिए वहां से चल दी। लेकिन इससे पहले कि प्रत्यक्षा झोपड़ी से बाहर जाती, वो अचानक से ही रुक गई। नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। करना तो बहुत कुछ बाकी है अभी। अब जब सामने से कह रही हो तो कर ही लेते हैं फिर। ऐसा कहते हुए रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, प्रत्यक्षा डर गई। वो जल्दी से भागकर झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंची और चिल्लाने लगी। मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। हाँ, तो पहले अपने अधूरे कामों को पूरा कर लेते हैं ना। लगता है कि तुम सच में अपना पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हो। वैसे भी कल रात जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे भी काफी बेचैनी हो रही है। कल रात की बात सुनकर प्रत्यक्षा अचानक से ही सहम गई, क्योंकि कल रात रुद्र के जाते ही उसने कमरे को बंद कर दिया। इस पर प्रत्यक्षा डरी हुई नजरों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र धीमे कदम से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि रुद्र उस तक पहुंच पाता, वो इतना ज्यादा सहम गई थी कि वो खुद ही झोपड़ी के बाहर भाग कर चली गई और फिर बाहर रखे हुए पानी की मटकी के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर तमाशा मत करो, चुपचाप अंदर आओ। इस पर प्रत्यक्षा ने सिर हिलाते हुए अंदर आने से मना कर दिया। अच्छा, और कब तक बचने का इरादा है तुम्हारा? आज, कल
2-4 दिन या फिर महीना भर, क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, तो तब तक बचोगी। रुद्र धीमे कदमों से आगे बढ़ा। वो जितने कदम प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा था, प्रत्यक्षा उतने ही कदम पीछे की तरफ लेती। लेकिन अचानक प्रत्यक्षा का पैर पीछे की तरफ बढ़ते हुए मुड़ गया और प्रत्यक्षा पीछे बागीचे की तरफ जमीन पर जोर से गिर पड़ी। प्रत्यक्षा जमीन पर गिरते ही जोरों से कराहते हुए रोने लगी। अचानक से गिरने पर उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके सिर की चोट अभी भी ताजी थी। प्रत्यक्षा उस मिट्टी के कीचड़ से खुद को संभालते हुए धीरे से उठकर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने कपड़ों और अपने हाथों को देखा। वो मिट्टी में बुरी तरह गंदे हो चुके थे। प्रत्यक्षा ने सिसकते हुए धीरे से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र झोपड़ी के दरवाजे का सहारा लेकर उसे देख रहा था। तो अब क्या करने का इरादा है? देखो ना, तुम अपनी सोच की तरफ बेहद गंदी नजर आ रही हो। कम से कम मेरे हाथ और कपड़े मिट्टी से गंदे हैं, तो भारी तरह किसी के खून से नहीं। प्रत्यक्षा के मुंह से ये बात सुनते ही रुद्र अचानक से खामोश हो गया और प्रत्यक्षा को गुस्से में ही देखते हुए कहने लगा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो बेवकूफ लड़की। इतना कहते ही रुद्र ने वापस झोपड़ी के अंदर जाते हुए दरवाजे को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा गंदी हालत में वहीं झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वो ना तो महल के अंदर जा सकती थी और ना ही झोपड़ी के अंदर जा सकती थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रत्यक्षा वहीं झोपड़ी के बाहर उसी मिट्टी में लदी हुई चुपचाप से खड़ी थी। दोपहर भी पूरे जोर पर थी और प्रत्यक्षा के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। प्रत्यक्षा बहुत देर तक खड़ी रहकर थक गई थी। इस पर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए सामने पानी की मटकी की तरफ देखा। भूख और प्यास से प्रत्यक्षा का गला सूख रहा था और सिर के दर्द के कारण प्रत्यक्षा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि धूप ने और उसके सिर के दर्द ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। प्रत्यक्षा की जान में जान आई जब उसने उस पानी की मटकी में थोड़ा सा पानी अभी भी भरा पाया। हालांकि मटकी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अभी भी उसमें आधे गिलास का पानी बचा था। पानी। प्रत्यक्षा ने अपने गंदे हाथों से ही पानी की मटकी उठाई। पानी की मटकी भारी थी, पर वो प्यास के कारण बेचैन हो रही थी। इस पर उसने जैसे ही मटकी को उठाया, मटकी हाथ से फिसलते हुए नीचे गिर गई। पानी की मटकी फूटने की आवाज से रुद्र ने हैरानी के साथ झोपड़ी का दरवाजा खोला और क्या हुआ था ये देखने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किया तुमने? मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने की कोशिश कर रही थी, फिर ये नीचे गिरकर। गुस्से में ही तमतमाते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और फिर उसे घसीटता हुआ झोपड़ी के अंदर ले जाने लगा। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अंदर जमीन की तरफ पटक दिया। प्रत्यक्षा बेहद डर गई थी और खुद को संभालते हुए पीछे बढ़ने लगी। तुम जानवर हो क्या? समझ नहीं आता? बोल तो रही हो कि मुझे प्यास लगी थी। छोड़ो मुझे, जाने दो। प्रत्यक्षा की हालत बेहद गंदी सी थी। उसके हाथ और कपड़े मिट्टी में लदे हुए थे। अपने आंसू को पोंछते हुए उसने अपने मुंह को भी गंदा कर लिया था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को जमीन से उठाया और उसका हाथ घसीटते हुए उसे पास में ही नहाने के पानी की जगह तक लेकर गया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, साफ करो खुद को। रुद्र के चिल्लाने पर प्रत्यक्षा रोते हुए ही चुपचाप से पानी की बाल्टियों के बीच जाकर बैठ गई। सारा पानी खर्च मत करना, अब खुद को साफ करो। रुद्र ने पास ही रखे अपने कपड़े उठाए और प्रत्यक्षा के ऊपर फेंकते हुए उससे कहने लगा, इसे पहन लेना, और अगर अब रोने की जरा सी भी आवाज आई ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारी गर्दन मोड़ दूंगा। इतना कहते हुए रुद्र गुस्से में ही झोपड़ी के बाहर चला गया और जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। प्रत्यक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगी, मुझे नहीं रहना इन जानवरों के बीच, मुझे जाना है यहाँ से। उसने नहाने के बाद रुद्र के कपड़ों को पहना, जिसमें से रुद्र का कुर्ता प्रत्यक्षा के शरीर पर बेहद बड़ा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा सिर्फ कुर्ते से ही पूरी तरह से ढक गई थी। आमतौर पर रुद्र जीन्स पर कुर्ता पहना करता था। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके पैर अभी भी खुले थे। इस पर वो सुई धागे की तलाश करते हुए प्रत्यक्षा इधर उधर देखने लगी। प्रत्यक्षा को एक छोटे से डब्बे में सुई धागा मिलते ही उसने कुर्ते को दोनों तरफ से सील दिया। अब रुद्र का कुर्ता कहीं से भी खुला नहीं था कि तभी रुद्र ने दरवाजे को अचानक से ही खोल दिया। ये पानी ले लो पीने के लिए और मेरा पीछा छोड़ो। रुद्र प्रत्यक्षा के लिए पानी लेकर आया था, क्योंकि प्रत्यक्षा बहुत प्यासी थी। प्रत्यक्षा ने पानी देखते ही बिना कुछ सोचे ही जाकर रुद्र के हाथ से पानी छीना और उसे पीने लगी। प्रत्यक्षा पानी पीते हुए खुद पर पानी को गिरा रही थी, जिससे वो भीग गई थी और पानी पिए जा रही थी।
रुद्र खामोशी से उसे देख रहा था और हाफते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों से वो मटकी ले ली। प्रत्यक्षा ने जल्दी से ही अपनी आंखें खोली और रुद्र की तरफ देखने लगी। प्यास बुझी ना तुम्हारी? हाँ। इस पर रुद्र ने पास में ही मटकी को रखते हुए वापस प्रत्यक्षा की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ धीमे कदम बढ़ाने लगा। और मेरी प्यास? उसका क्या? मेरी प्यास का इलाज पानी नहीं है बल्कि कुछ और है। प्रत्यक्षा ने आंखें फैलाते हुए रुद्र को देखा। मतलब? रुद्र ने अपने कदम धीमे से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ाए। प्यास, मेरी प्यास। अब इस घर में रहने के लिए कुछ तो कीमत चुकाओगी, है ना? मैं तुम्हारे इस घर के सारे काम कर दूंगी, साफ सफाई वगैरह। उसके लिए नौकर चाकर है। वैसे तो तुम्हें काम करने की क्या ही जरूरत? प्रत्यक्षा ने पीछे बढ़ते हुए ही जवाब दिया। मैं खाना बना दूंगी। मैं खुद ही बना लूंगा, तुम्हें खाना बनाने की क्या ही जरूरत? प्रत्यक्षा पीछे की तरफ बढ़ रही थी। इस पर उसके पैर जमीन पर पड़े बिस्तर से टकरा गए। प्रत्यक्षा अचानक से ही बिस्तर पर बैठ गई। नीचे बिस्तर देखकर प्रत्यक्षा घबरा गई क्योंकि आगे रुद्र उसकी तरफ ही बढ़े जा रहा था और अब वो उसी के बिस्तर पर बैठी हुई थी। इस पर रुद्र ने भी उसके पास बैठते हुए प्रत्यक्षा का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया और धीरे से उसके करीब जाने लगा। अब क्या करोगी? कुछ तो तुम्हारे पास होगा ना देने के लिए? रुद्र के ऐसा कहने से प्रत्यक्षा को अपनी ही धड़कनों के शोर में रुद्र की बातें कम सी सुनाई दे रही थी। प्रत्यक्षा ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए रुद्र के सीने पर रख और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहा क्योंकि रुद्र उसके बेहद करीब बैठा हुआ था, जिससे प्रत्यक्षा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसके धक्का देने पर रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने और भी करीब खींचते हुए उससे कहने लगा, तुम मुझे अब। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात पूरी करता, प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से मीचते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया और चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम पहले ही मुझे बर्बाद कर चुके हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब मरने के लिए मुझे मजबूर मत करो। मेरे हाथ में तुम्हारी जिंदगी है तो जो चाहे कर सकता हूँ। मैं जो बोलूंगा करना होगा, तुम्हें समझे? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। सुना तुमने? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। प्रत्यक्षा अपनी आंखें और भी ज्यादा मीचते जा रही थी। प्रत्यक्षा की घबराहट अब 7वें आसमान पर थी, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के गालों को अपने हाथ से जकड़ते हुए कहा, इतना समझ लो लड़की की मेरे रास्ते में कभी मत आना। जो कहोगे वो करूंगी, बस मुझसे दूर रहो। तो ठीक है, आज से मेरा कहा हुआ हर एक शब्द तुम्हारे लिए हुक्म होगा। बदले में तुम जैसा चाहोगी वो होगा। तुम्हें नहीं लगाऊंगा हाथ में। प्रत्यक्षा रुद्र को हैरानी से देख रही थी। रुद्र ने अपनी ही बात को और भी ज्यादा साफ तरीके से कहते हुए बोला, तुम्हें जिस बात का डर है मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। बदले में तुम कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ बातों को गांठ बांध कर रख लो तुम। हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तुम मेरे कामों में दखल नहीं दोगी, सिर्फ मेरे कामों में ही नहीं बल्कि महल के लोगों से दूर रहोगी और वहाँ के कामों में भी दखल नहीं दोगी। कभी भी मुझसे पलट कर कोई सवाल नहीं पूछोगी। मेरी कही हुई हर बात तुम्हारे लिए हुक्म होगी जिसे तुम पूरा करोगी ही करोगी। और अब आखिरी बात, वो प्रत्यक्षा को परेशान कर रही थी। आखिरी बात? वो क्या? बाद में बताऊंगा। क्यों? बाद में क्यों? अभी ही बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम तो कुछ कहने के लायक वैसे भी नहीं हो। ठीक है, मत बताओ फिर। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें अपनी कब्र खुद ही खोदने का शौक है शायद। इतना कहकर रुद्र प्रत्यक्षा के पास से उठकर वहीं पास ही रखे टेबल के नीचे से एक डब्बे को निकालकर प्रत्यक्षा के सामने रखकर उससे कहने लगा, चोट में दवा लगा लेना। रुद्र उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा रुद्र के बाहर जाते ही एक गहरी सांस लेते हुए उसी बिस्तर पर लेट गई। थैंक यू गॉड, तुमने बचा लिया। मौका मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, बस तब तक बचा लो मुझे। धीरे धीरे शाम होने को आई थी। प्रत्यक्षा खुद को दवा लगाने के बाद चुपचाप उसी बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन फिर प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बाहर फूटी हुई मटकी की जगह दूसरी मटकी को रख रहा था और उसके पास ही रखे हुए बर्तनों को सरकाकर दूर कर रहा था। प्रत्यक्षा ने उठने की कोशिश की। उसके सिर का दर्द बढ़ने लगा। प्रत्यक्षा के पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा जैसे ही उठकर खड़ी हुई, प्रत्यक्षा एक बार फिर से जमीन पर जोर से गिरी और इस बार जब वो गिरी तो उसे होश ही नहीं आया। गिरने की आवाज सुनकर रुद्र बाहर से दौड़कर कमरे में आया और
प्रत्यक्षा को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा। तुम हर वक्त हर जगह गिरती पड़ती क्यों रहती हो? शांति से बैठा नहीं जाता क्या तुमसे? या फिर मेरे घर में तुम आए इसलिए कि 1000 चीजें तोड़ पाओ? रुद्र के डांटने पर भी प्रत्यक्षा वैसे ही लेटी थी और कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रुद्र ने धीरे से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से प्रत्यक्षा पर चिल्लाने लगा। मैंने कहा उठो। लेकिन प्रत्यक्षा बिल्कुल भी नहीं हिली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ पलट कर देखा। उसकी सांस भी धीमी चल रही थी। साथ ही साथ उसके सिर में लगी चोट से हल्का सा खून और पस नजर आ रहा था। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को हाथ लगाया तब उसने महसूस किया कि शरीर छूने पर भी बेहद गर्म था। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। रुद्र ने अपनी आंखों को, अपनी उंगलियों को मसलते हुए खुद से ही परेशान होते हुए प्रत्यक्षा को देखने लगा। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है? लेकिन अगले ही पल रुद्र का ध्यान प्रत्यक्षा की चोट पर गया। शायद इसकी चोट की वजह से इसकी हालत हुई है। रुद्र ने जल्दी से प्रत्यक्षा को गोद में उठाया और फिर उसे बिस्तर पर लेटाता हुआ तकिए से उसको सिरहाने रख दिया। प्रत्यक्षा का बदन बुखार में तप रहा था और अब वो धीरे धीरे से कांपने लगी थी। इस पर रुद्र ने वही पास रखे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और फिर एक कपड़े को पानी में भिगोते हुए प्रत्यक्षा के हथेलियों और पांव में उस पानी के कपड़े को रगड़ने लगा। रुद्र ने कपड़े को उठाकर उंगली में लपेट लिया और फिर हल्के हल्के से उसके घाव को साफ करने लगा। घाव साफ करते हुए उसमें से खून बहने लगा। खून देखकर रुद्र ने उस चोट पर कपड़ा रखते हुए उसे जोरों से दबा दिया। ये क्या है? रुद्र को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि घाव की वजह से ही प्रत्यक्षा को बुखार आया और प्रत्यक्षा बेहोश हुई थी। उसकी हालत देखते हुए रुद्र सोच में पड़ गया कि अब वो प्रत्यक्षा को छोड़कर अगर किसी वैद्य को बुलाता है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रत्यक्षा को ऐसी हालत में छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे लोगों से जितना दूर रहना होता है उतना ही सबको मेरे सर पर बैठना होता है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तुम मुझे सुन रही हो क्या? सुनो। रुद्र के गाल थपथपाने पर प्रत्यक्षा बेहोशी की हालत में धीरे से आंख खोलती और फिर उन्हें पलटकर उन्हें बंद कर लेती। मुझे तुम्हें बताने के लिए किसी वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ इधर। कुछ देर अपना ध्यान रख लोगी ना? सुन रही हो क्या? रुद्र को पता ही नहीं चल रहा था कि प्रत्यक्षा उसकी बात सुन भी रही थी या नहीं। इस पर रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि अब वो जल्दी से जाकर खुद ही वैद्य जी को लेकर आएगा। रुद्र ने थोड़ा जुगाड़ लगाकर कपड़े को वापस से पानी में भिगोया और फिर गीले कपड़े को चीरिए। उसने कपड़े को प्रत्यक्षा के हाथ और पांव में लपेट दिया। रुद्र ने प्रत्यक्षा के ऊपर चादर भी डाल दी जिससे प्रत्यक्षा को लग रही ठंड से बचाया जा सके। रुद्र साथ ही साथ बड़बड़ाए जा रहा था लेकिन साथ ही प्रत्यक्षा के लिए सारे काम कर रहा था। जब रुद्र जैसे ही उठकर झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा उसके पांव वहीं रुक गए क्योंकि उसे बर्तन के गिरने की आवाज सुनी। रुद्र ने जब पलटकर पीछे देखा तो पाया कि प्रत्यक्षा दर्द में कर्रा रही थी और उसी में उसका हाथ फिर उस पानी के बर्तन पर लग गया जिसमें कपड़ा भिगोकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ पैरों में लपेटा था। अब प्रत्यक्षा के बिस्तर पर भी पानी गिरा हुआ था। रुद्र के पास सिर्फ एक ही बिस्तर था। प्रत्यक्षा के कपड़े भी लगभग भीग गए थे। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और उसे गोद में उठाते हुए उस गीले बिस्तर को देखने लगा। प्रत्यक्षा को अकेला छोड़ना भी अब उसे सही नहीं लग रहा था। कहाँ फंस गया हूं मैं? रुद्र ने फैसला किया कि अब वो प्रत्यक्षा को खुद से ही वैद्य जी के पास लेकर जाएगा क्योंकि वो एक ऐसे गांव में थे जो सुख सुविधाओं से दूर नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर जल्दीबाजी में उसे अपनी जीप तक लेकर जाने लगा। एक नौकर ने रुद्र को प्रत्यक्षा के साथ जल्दबाजी में जीप की तरफ जाते देखा। इस पर वो घबरा गया और भागकर अंदर बाबा साहिब के पास पहुंचा। बाबा साहिब, मालिक, दुल्हन के साथ मैंने रुद्र को देखा। रुद्र काफी गुस्से में दिख रहा था। वो दुल्हन को गोद में उठाकर जीप की तरफ भागा जा रहा था। बहुरिया को गोद में उठा के जा रहा है? अरे मालिक, सुबह बहुरिया झोपड़ी के नाम से काफी घबराई हुई थी और काफी देर तक झोपड़ी के बाहर ही खड़ी थी।
मैंने जितना देखा उस हिसाब से तो रुद्र और दुल्हन ने घर में झगड़ा किया हुआ सा महसूस हुआ। मालिक, थोड़ी देर बाद पानी की मटकी बाहर गिरी, थोड़ी सी मिली और रुद्र उसे समेटकर दूसरी मटकी रख रहा था। माफ करिएगा मालिक, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में रुद्र दुल्हन को उस गांव वापस लेकर जा रहा हो? अगर अब वापस उस गांव में पैर रखा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे देखो जाकर कि मामला क्या है। कहीं रुद्रा ने बहुरिया के सर पे मटकी तो नहीं फोड़ दी? उस मंद बुद्धि को तो अकल भी नहीं है कि किसी के साथ रहना कैसे है। जंगली है वो, उसका दिमाग हर समय खौलता ही रहता है। जाओ जल्दी से। बाबा साहेब को प्रत्यक्षा से ज्यादा रुद्र की फिक्र हो रही थी, क्योंकि रुद्र के गुस्से से हर कोई वाकिफ था और रुद्र प्रत्यक्षा के साथ कैसा बर्ताव करने वाला था, इन सब की खबर हर किसी को थी। इस पर बाबा साहेब को दूसरी चिंता भी थी कि अगर रुद्र ने प्रत्यक्षा को वापस उसके गांव में छोड़ा तो रुद्र के लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि दोनों ही हवेलियों के बीच और इन दोनों ही गाँव के बीच काफी सालों से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। कई सालों पहले ऐसी अनहोनियां हुई थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके चलते नारायण महल और सूर्या हवेली दोनों के ही बीच कभी न मिटने वाली दुश्मनी शुरू हुई थी। और साथ ही इन दोनों ही गांवों के बीच में आना और जाना दोनों की ही मनाही थी। और क्योंकि अब ऐसे में प्रत्यक्षा और रुद्र की शादी का फैसला किया गया था, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। बाबा साहब का मन घबराने लगा था। उनको ये डर था कि रुद्र ने अगर दोबारा उस गाँव में पैर रखा तो इस बार शायद बात कहीं हाथ से न निकल जाए। दोनों नौकर जब तक रुद्र को देखने के लिए बाहर पहुंचे, रुद्र जीप लेकर निकल चुका था। मालिक, जब तक हम पहुंचे रुद्र दुल्हन को लेकर जा चुका था। अब क्या करना चाहिए? खबर कर दे कहा सबको। बुलाओ सबको, आदमी तैयार करो और हथियार लेने को बोलो उन्हें। अगर रुद्रा उस गांव गया है तो हमको उसे बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लाना होगा, वो भी बहुरिया के साथ में। हमारे गांव का एक भी आदमी उस गांव के आदमी के सामने झुकना नहीं चाहिए और ख्याल रखना इस बात का कि सबके हथियार धारदार होने चाहिए। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर दवाखाने पहुंचा, जहां प्रत्यक्षा का इलाज किया जा सकता है। प्रत्यक्षा के सिर की चोट में खून तो बंद था, लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था और प्रत्यक्षा रुद्र की गोद में आने से मना करती थी। लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को अपनी बेल्ट से कसकर बांधते हुए प्रत्यक्षा के चेहरे को देखा। उसने देखा कि प्रत्यक्षा की आंखों पर सूजन आने लगी थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर अपने हाथों से उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए उससे धीरे से कहा, अरे सुन रही हो मुझे? परेशान मत हो, इस दवाखाने में हमें अच्छी दवा मिल जाएगी। रुद्र ने सावधानी बरतते हुए प्रत्यक्षा को वापस से गोद में उठाया, लेकिन फिर रुद्र को अचानक से ही ध्यान आया कि प्रत्यक्षा ने पहना क्या है। प्रत्यक्षा ने उसके ही कुर्ते को पहना था। इस पर रुद्र ने सीट के पास रखे एक छोटे से बैग में चादर को रखा हुआ था। उसने चादर को निकाला और फिर प्रत्यक्षा के चारों तरफ लपेटते हुए कहने लगा, क्या मजबूरी है? तुम सुन रही हो? सुनो, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम सोना मत, बस थोड़ा सा रुक जाओ, सब ठीक कर दूंगा मैं। रुद्र जल्दी से उस दवाखाने में बैठे वैद्य जी के पास पहुंचा। इस लड़की को देखो, इसके सर में चोट लगी थी और इसकी हालत अजीब सी हो गई है। देखो इसे। इन्हें कब चोट लगी थी? शायद कुछ 5 या 6 दिनों पहले। किस चीज की चोट लगी इन्हें? लगता है जैसे चोट जहर बनाने का काम कर रही है। डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं फैला है शरीर में। लोहे से चोट लगी है क्या इन्हें? मुझे नहीं पता, तुम इलाज करो ना इसका। तुम वैद्य जी हो? हाँ, इलाज भी हो जाएगा। पहले आप इन्हें यहाँ मरीज की जगह पर लेटा दीजिए। जब तक इनके जख्म पर मरहम पट्टी ना कर दूं, तब तक इनका हाथ पकड़ कर रखिएगा, ताकि ये दवा पट्टी के वक्त हिल ना पाए। रुद्र ने प्रत्यक्षा को सामने मरीजों की बेंच पर लेटा दिया और फिर वैद्य जी ने अपने पास से ढेर सारी रुई और कुछ दवाइयां निकाली प्रत्यक्षा के घाव को साफ करने के लिए। वैद्य जी ने जब प्रत्यक्षा का बुखार देखने के लिए उस पर से चादर हटाई, तब पाया कि प्रत्यक्षा के हाथ बंधे हुए थे। अरे ये क्या? माफ करना, इस लड़की के हाथ बंधे क्यों है? क्या आपने इसको अगवा किया है या फिर आपने इसका यह हाल किया है? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते। जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानता हूँ मैं आपको, लेकिन इस समय लड़की की जान बचाने के लिए आप इसे मेरे पास लेकर आए हैं। बताइए इसके हाथ क्यों बंधे हैं?
इसके हाथ इसीलिए बंधे हैं क्योंकि ये दवा लेने से आनाकानी कर रही थी। हाथ न बांधता तो ये भी यहाँ नहीं होती। अब दवा पट्टी करो और मुंह मत चलाओ। इस पर प्रत्यक्षा के मुंह में थर्मोमीटर रखते हुए वैद्य जी प्रत्यक्षा का जख्म साफ करने लगी। इन्हें काफी तेज बुखार है। इनके सिर की पट्टी तो मैं कर दूंगा और इन्हें दवाई देकर मैं इनके चोट में बन रहे जहर को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन सब में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे और उस बीच आपको इस लड़की को यहीं रखना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकती है और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इसे लेकर यहाँ पड़ा रहूं। तुम चाहो तो नारायण महल आ सकते हो। वैसे जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा बाबा साहब से। जिस तरह आपका मरीज आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए सारे ही मरीजों को देखना उतना ही जरूरी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता और आपको भी यहाँ से नहीं जाना है। अब आपको मरीज के साथ रुकना है या नहीं आप देख लीजिए, लेकिन मरीज 2 दिन तक यहीं रहेगा, क्योंकि जब तक इसकी हालत में सुधार नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बीच में अगर इनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई तो नारायण महल से दवा खाने का रास्ता भी इनके लिए भारी पड़ जाएगा। तुम पहले इसका इलाज करो और उसके बाद बताना कि आगे क्या करना है। जांच करनी होगी इस लड़की की, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। हाँ पूछो। इसकी उम्र क्या है? मुझे ठीक से नहीं पता। इसने सुबह से कुछ खाया है? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे काफी कुछ हुआ है इस लड़की के साथ, क्योंकि सिर्फ चोट लगने से ऐसी हालत नहीं होती। मतलब